नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़े हुए आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बता दें आपको कि गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट है और इस एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट के तहत होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ता है जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो कि प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है। इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई शख्स ऐसे ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे जो प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन करना पड़ेगा। जैसा कि सेल डीड के मामले में होता है, गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बतौर गिफ्ट दे रहे हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होगा मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। आयकर नियमों के मुताबिक 1 साल में किसी शख्स को जो गिफ्ट्स मिलते हैं उन पर पूरी तरह छूट है, लेकिन 1 साल में इन गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई तमाम और जानकारी देंगे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर आपका भी कोई गिफ्ट डीड से जुड़ा हुआ सवाल है हमारे दर्शकों का तो हमारे दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और देखिए राम नरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि क्या होती है गिफ्ट डीड, हमारे दर्शकों को बताएं। नेहा जी, गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो औपचारिक रूप से किसी संपत्ति या परिसंपत्ति माने एसेट के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी पैसे या अन्य प्रतिफल के आदान प्रदान से ट्रांसफर किया जाता है। इसका उपयोग अचल संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति जैसे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन सब संपत्ति को उपहार के रूप में देने के लिए किया जाता है। गिफ्ट डीड में आमतौर पर दानकर्ता और दानकर्ता के बारे में उनके विवरण होता है, उपहार में दी जा रही प्रॉपर्टी का विवरण होता है और ट्रांसफर को पुष्टि करने वाला एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं गिफ्ट के अंदर। तो गिफ्ट डीड पर दानकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए और ये अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में कहा जाता है कि उस गिफ्ट डीड में 2 गवाह और उसको नोटराइज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गिफ्ट डीड को जो स्थानीय कानून है और रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए, जिसमें ट्रांसफर को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए विलेख को सरकारी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करना शामिल होता है, यानी कि उसको रजिस्टर्ड करना होता है गिफ्ट डीड को। तो उपहार का जो मूल्य है और लागू कर कानूनों के आधार पर जो गिफ्ट डीड का दानकर्ता और दानकर्ता दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में। ठीक है। सर, ये बताइए कि प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले तो गिफ्ट डीड बनाने के लिए पार्टी की डिटेल होनी चाहिए, यानी कि उनके नाम, पता, उनकी आइडेंटिफिकेशन, दोनों डोनर और डोनी जो गिफ्ट कर रहे हैं उनकी और जो गिफ्ट ले रहे हैं उनकी भी। प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन में कि प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या उसकी वैल्यू है, ये सब उसके अंदर होता है। फिर एक डिक्लेरेशन होती है जिसके अंदर ये दिया जाता है कि गिफ्ट एक वॉलंटरी यानी कि उनकी खुद की मर्जी से दी जा रही है, बिना किसी दबाव में और बिना किसी पैसे के। गिफ्ट डीड पर गिफ्ट देने वाले के सिग्नेचर होते हैं और 2 विटनेसेस से
उसको विटनेस किया जाता है कि उनके सामने गिफ्ट डीड पे साइन किया होता है। फिर इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए उसको नोटराइज किया जाता है। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी, जो कि अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में अलग अलग हो सकती है, उसको स्टाम्प ड्यूटी के साथ तहसीलदार के सामने उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, जिसमें सबमिशन के दौरान ओरिजिनल गिफ्ट डीड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो कर रहे हैं उनकी एक प्रूफ, और उनका एड्रेस प्रूफ दोनों पार्टियों का, और प्रूफ ऑफ ओनरशिप की इस प्रॉपर्टी का ओनर जो करने वाला है उसकी ओनरशिप प्रूफ, इसके साथ उसको सबमिट करते हैं और फिर गिफ्ट डीड तैयार होती है। क्या आप गिफ्ट डीड को चुनौती दे सकते हैं? अगर क्या ऐसा है कि इसको चुनौती दी जा सकती है? हाँ जी नेहा जी, बिल्कुल चुनौती दे सकते हैं। गिफ्ट डीड कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, लेकिन अमूमन गिफ्ट डीड चैलेंज नहीं हो सकती। उसके एक स्पेसिफिक कारण है जिन पे वो चैलेंज हो सकती है। जैसे कोई भी गिफ्ट डीड किसी दबाव में या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर की गई है, किसी बाहर का कोई भारी प्रेशर हो या जबरदस्ती से गिफ्ट डीड लिखवाई गई है, उस केस में गिफ्ट डीड को चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा, गिफ्ट डीड फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन करके गिफ्ट डीड अगर ली है, जैसे किसी को डोनर को डिसीव करके, यानी कि उससे झूठ बोल के या धोखे से गिफ्ट डीड करवाई है, वो भी उस स्थिति में भी चैलेंज हो सकती है। और तीसरी सिचुएशन है जब कोई गिफ्ट करने वाले की मानसिक स्थिति सही नहीं है और उससे गिफ्ट डीड करवाई जाती है, तो उस सिचुएशन में भी गिफ्ट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। चौथा है, अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुई हो, जैसे कोई भी विटनेस, जैसे विटनेस ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया है या डोनर का सिग्नेचर सही नहीं है, मतलब गलत सिग्नेचर हो गया या प्रॉपर जगह नहीं है, उस स्थिति में भी जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हुई, उस स्थिति में भी गिफ्ट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। तो इन 4 वजह से गिफ्ट डीड को चैलेंज किया जा सकता है। जी ठीक है। सही बताइए कि गिफ्ट डीड कौन दे सकता है? गिफ्ट डीड वो व्यक्ति दे सकता है जो प्रॉपर्टी का, सबसे पहले तो उसका प्रॉपर्टी का वो मालिक है। दूसरा, वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। जैसे उसका साउंड माइंड है, यानी कि वो मानसिक रूप से कोई रोगी नहीं है, और लीगल एज यानी कि 18 और 18 से ऊपर की एज का व्यक्ति है, वही गिफ्ट डीड कर सकता है। और गिफ्ट डीड करने में उसकी वो वॉलंटरली करना होना चाहिए। कोई प्रेशर में गिफ्ट डीड अगर की जाए तो वो मान्य नहीं है। तो जो डोनर है उसका जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते, तो वो वॉलंटरली ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कि उनकी खुद की मर्जी से। जी ठीक है सर। गिफ्ट डीड पर इनकम टैक्स कितना लगता है? कई अधिकार क्षेत्रों में गिफ्ट डीड पर इनकम टैक्स जो लगता है, जैसे उदाहरण के लिए भारत में अगर कोई 50,000 से मूल्य की कोई भी गिफ्ट डीड है जिसमें उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो उसके अंदर टैक्स लगता है। अगर किसी भी रिश्तेदार को, मान लो शादी में हम कुछ भी गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। चाहे हम कितना भी 5 करोड़ भी अगर किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन ये स्थिति हो कि हम किसी रिश्तेदार को विवाह के समय अगर गिफ्ट दे रहे हैं, उस स्थिति में। जी ठीक है। क्या आप अपनी जो गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी है उसको वापस ले सकते हैं? एक बार जब उपहार में दी गई प्रॉपर्टी है, उसका एग्जीक्यूशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गई है और वो ट्रांसफर हो जाती है, तो उसका आमतौर पर वो अपरिवर्तनीय है, यानी कि उसको ट्रांसफर वापस नहीं हो सकता। लेकिन कुछ मामलों में जो गिफ्ट डीड करी है तो वो रद्द हो सकती है। उसमें वो कारण है कि जैसे दानकर्ता ये साबित करे कि कोई भी गिफ्ट किसी प्रेशर में, किसी दबाव में या किसी अनुचित प्रभाव में या धोखाधड़ी के तहत दी गई थी, तो उस स्थिति में गिफ्ट डीड को रद्द करना अनिवार्य है। लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी जटिल है, इतना आसान नहीं है प्रूव करना कि किसी ने भी जो गिफ्ट दी है वो एक प्रेशर में, कोर्सन में या अनड्यू इन्फ्लुएंस में दी है। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल है और इसमें कानूनी सहायता लेनी होती है। लेकिन हाँ, गिफ्ट डीड एक बार देने के बाद कुछ परिस्थितियों में रद्द की जा सकती है, जो मैंने अभी बताया। जी सर, बताइए कि क्या आप अपनी गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं? ये तो
खैर आपने बता दिया, लेकिन ये बताइए कि अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या डीड रजिस्टर कराना जरूरी होता है? हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है नेहा जी। कोई भी जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो लीगल रूप से ये जरूरी है कि उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाया जाए। कई जो अधिकार जो जुरिस्डिक्शन है उसमें स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के तहत उसमें अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी लगती है और बिना पंजीकरण के जो गिफ्ट डीड है उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलती है और संपत्ति के जो अधिकार है उनका जो हस्तांतरण है वो भी अधूरा हो जाता है बिना रजिस्ट्रेशन के। जी, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या आपको स्टैम्प ड्यूटी चुकानी होगी? हाँ, बिल्कुल चुकानी होती है स्टाम्प ड्यूटी, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है गिफ्ट डीड तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी है। जैसे हम बात करें हरियाणा की तो उसमें 5% के करीब स्टाम्प ड्यूटी है। तेलंगाना में 0.5% है, जो सबसे कम है आज की डेट में भारत में। ऐसे अलग अलग यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है, तो अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी देना अनिवार्य है उसमें। सर, गिफ्ट के मामले में चूंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, क्या पार्टियों को जो वास्तव में ही ये जो स्टैंप शुल्क का भुगतान करना चाहिए? सर, गिफ्ट के मामले में चूंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, क्योंकि गिफ्ट दिया गया है, संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, तो क्या पार्टियों को वास्तव में स्टैंप शुल्क का भुगतान करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ये तो अनिवार्य है। जो भी गिफ्ट डीड है उस पर भुगतान की जाने वाली स्टैंप ड्यूटी की गणना आमतौर पर उपहार में दी जाने वाली संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है, यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है उसके आधार पे उसकी निर्धारण होता है कि इस पर कितना स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। तो स्टाम्प ड्यूटी की विशिष्ट दर अधिकार क्षेत्र यानी कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। हाँ। जैसे हम भारत की बात करें तो उसमें अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं। जैसे मैंने अभी बताया, तेलंगाना में 0.5% है स्टाम्प ड्यूटी और हरियाणा के अंदर 5% है। तो ऐसे अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की उसके आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण होता है। गिफ्ट डीड से जुड़े हुई जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। सर, सवाल ये कि अगर स्टाम्प ड्यूटी चुकाई जानी है तो पेमेंट कौन करेगा, देने वाला या फिर लेने वाला? जी नेहा जी, आमतौर पर स्टाम्प ड्यूटी का जो पेमेंट है वो उपहार प्राप्त करता है, यानी कि जिसको गिफ्ट मिल रही है कि उसकी जिम्मेवारी है कि उसका भुगतान वो करे। हालांकि दाता और उपहार प्राप्त करता इस बात पर परस्पर सहमत हो सकते हैं कि लागत कौन वहन करेगा। ये एक समझौता स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए, यानी दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हो सकता है कि गिफ्ट डीड का यानी गिफ्ट डीड का वो पार्ट भी हो सकता है ये समझौता कि उसका वहन कौन करेगा। तो कोई भी संपत्ति उपहार में देते समय अपने अधिकार क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताएं और निहितार्थों को समझने के लिए हमें कानूनी सलाह लेनी चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अमूमन यही अब तक देखा गया है और कि जो भी गिफ्ट लेने वाला है वही स्टाम्प ड्यूटी की पेमेंट करेगा। अब दोनों में कोई परस्पर ये समझौता ना हो कि पर्टिकुलरली कि देने वाला करेगा या गिफ्ट लेने वाला करेगा। जी सर, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी परिवार के सदस्य या फिर रिश्तेदार को दे रहे हैं तो क्या स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा ऐसे केस में भी? ब्लड रिलेशन में कुछ जुरिस्डिक्शन है जिसमें ब्लड रिलेशन में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एक नॉमिनल फीस लगती है, लेकिन वो स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान है वो नहीं होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जिसमें 1% जैसे 4%, 3% ऐसे स्टाम्प ड्यूटी वो लेते हैं, कुछ ऐसे हैं। लेकिन उदाहरण जैसे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे पति है, पत्नी है, भाई बहन है, माता पिता है या बच्चे हैं, उनकी जो गैर रिश्तेदार हैं उनकी तुलना में स्टाम्प ड्यूटी कम होती है। जिन भी जुरिस्डिक्शन में अगर स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हैं वो तो वो सपोज वो 5% ले रहे हैं गैर रिश्तेदार से, तो ब्लड रिलेशन में या पति और पत्नी के बीच में ट्रांसफर में वो स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू जो परसेंटेज वो कम होती है। जी
ठीक है सर, गिफ्ट तुरंत लागू हो जाता है? मालिक का उस स्वामित्व संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा, तुरंत ही ऐसा हो जाता है, या इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर कि कितना वक्त लगता है इस प्रोसेस को? जी, जब कोई भी गिफ्ट एग्जीक्यूट होती है, रजिस्टर्ड होती है और उसको डिलीवर कर दिया जाता है, तो वो गिफ्ट इफेक्टिव हो जाती है इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही वो लागू हो जाती है जी। इसका मतलब ये है कि जो डोनर है, जो दान करता है, वो अपने सभी अधिकार खत्म कर देता है जब वो गिफ्ट का एग्जीक्यूशन, रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी जब डोनी को, यानी कि जो प्राप्त करता है गिफ्ट का, उसको दे देते हैं। और जो गिफ्ट का प्राप्त करता है उस प्रॉपर्टी पे पूरा फुल ऑनरशिप राइट रखता है। और जो डोनर है उस गिफ्ट को रिक्लेम, यानी कि उसको वापिस नहीं ले सकता जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी नहीं हो, जो मैंने इस प्रोग्राम के कुछ देर पहले बताया था कि कोई फ्रॉड हुआ हो या कोई भी ऐसा हुआ हो जिसमें अनडू इन्फ्लुएंस हो, जबरदस्ती प्रॉपर्टी अपने नाम कराई हो जी। तो जो डोनर है उसको रिवोक नहीं कर सकता और ना उसको रिक्लेम कर सकता उस प्रॉपर्टी को जी। तो जी यही। ठीक है, भारतीय कानूनों के तहत गैर रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता है, इसके बारे में बताएं। जो इंडियन गिफ्ट एक्ट है उसके अंदर जो नॉन रिलेटिव है वो लीगल और वैलिड है जब तक एक रिक्वायर्ड कंडीशन को वो मीटअप करते हैं, यानी कि एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो गिफ्ट लेने के लिए वैलिड है। लेकिन जब एक्ट डिफरेंशिएट नहीं करता है रिलेटिव, और ये जो एक्ट है वो ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि गिफ्ट रिलेटिव के बीच में दी जा रही है नॉन रिलेटिव के, तो जो गिफ्ट है उसमें कुछ कंडीशन होती है जो कि फुलफिल करनी होती है। जैसे कि गिफ्ट है वो वॉलंटरी होनी चाहिए और बिना कंसिडरेशन, यानी कि बिना किसी पैसे के, और डोनर के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए गिफ्ट करने की, यानी कि वो ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, तभी वो गिफ्ट कर पाएगा। तीसरी कंडीशन है कि जो गिफ्ट है डोनी के द्वारा, यानी कि जो प्राप्त करता है उसके द्वारा वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा गिफ्ट को तो वो गिफ्ट डीड इनवैलिड हो जाएगी। तो जो भी डोनर के लाइफ टाइम, यानी जब तक जो गिफ्ट देने वाला जिंदा है उस दौरान अगर डोनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो गिफ्ट डीड इनवैलिड हो जाएगी। जी ठीक है। किस तरह की प्रॉपर्टीज को गिफ्ट में दिया जा सकता है? जी नया जी, चल और अचल, यानी कि दोनों तरह की संपत्ति उपहार में दी जा सकती है। इसमें शामिल है जैसे जमीन, घर, अपार्टमेंट, ये तो जो है अचल संपत्ति होगी। चल संपत्ति में है व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे गहने हैं, वाहन है, शेयर है या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स है, इसको भी हम गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति, दोनों गिफ्ट में दी जा सकती है। गिफ्ट जिसे दिया जा रहा है अगर वो माइनर है तो क्या किया जाए? अगर नाबालिग को संपत्ति जाती है तो नाबालिग की ओर से उनके जो अभिभावक हैं, उनके लीगल गार्जियन है, उनको वो गिफ्ट स्वीकार करनी होती है। और जब नाबालिग वैसे हो जाते हैं, यानी कि वो अडल्ट हो जाएंगे, तो तब तक अभिभावक ही उस जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। और गिफ्ट डीड में जब गिफ्ट कोई भी करता है किसी नाबालिग को, तो उसमें विशेष रूप से इस चीज का उल्लेख करना चाहिए कि जो इसको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो नाबालिग है और ये प्रॉपर्टी उनके अभिभावक या गार्जियन के द्वारा स्वीकार की जा रही है। और जब नाबालिग अडल्ट हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, तो उपहार प्राप्तकर्ता को उपहार को औपचारिक रूप से वो स्वीकार करना पड़ता है। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि गिफ्ट डीड और सील डीड में क्या फर्क होता है? सबसे पहला फर्क तो ये है कि गिफ्ट डीड बिना किसी प्रतिफल के, यानी कि बिना कोई कंसिडरेशन, बिना किसी पैसे को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का जो ट्रांसफर करना होता है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर करना होता है। दूसरा है उपहार के रूप में जो संपत्ति दी जाती है उसका कोई पैसा, मौद्रिक विनियम, यानी कि उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। और अचल संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है गिफ्ट डीड में, और जो दाता और उपहार प्राप्त करता है उनके बीच में मूल्य और संबंध के आधार पर जो स्टाम्प ड्यूटी और उपहार प्राप्तकर्ता पर संभावित कर
शामिल हो सकता है। सेल डीड क्या होता है कि एक कानूनी ये दस्तावेज है जो मौद्रिक प्रतिफल यानी कि एक पैसे के लिए, यानी एक वैल्यू उसकी होती है जो हम बेचने वाले को देते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए वो पैसे उनको देते हैं। उसका उद्देश्य होता है संपत्ति को बेचने का। तो इसमें जो मौद्रिक यानी कि फाइनेंशियल कंसिडरेशन शामिल होती है, और कोई भी प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है। गिफ्ट के मामले में जो अचल संपत्ति है केवल उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। जो चल संपत्ति है जैसे ज्वेलरी है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इस टाइप का कोई भी है जो चल संपत्ति, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। लेकिन सेल डीड में ये अनिवार्य होता है कि वो किसी भी तरह की संपत्ति हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका रामनरेश यादव जी, आपने इस विषय के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।